Hello to all, my name is Riya Maheshwari. So today we will study the most important topics that are lipids, protein, nucleic acid, enzymes in the chapter biomolecules class 11. So let's get started. So firstly we will study the lipid. So what is lipid? अगर हम की ही बात करें तो आपने घर में देखा होगा कि हम हेयर ऑयल यूज करते हैं, एडिबल ऑयल यूज करते हैं लाइक घी, बटर एंड मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा. सो ये क्या है? ये वही लिपिड ही है. अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ये क्या होते हैं. ऑल दी लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इट मीन्स कि हम उसको कितना भी वाटर में मिक्स करने की कोशिश करें वो वाटर में मिक्स नहीं होंगे. जैसे आप क्या करना, आप ऑयल की कुछ ड्रॉप्स लेना और उसको वाटर में डालना. आप कितना भी मिक्स करने की कोशिश करोगे वाटर में मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आई, दैट इज it is insoluble in water, but it is soluble in organic solvents. Organic solvents like acetone, chloroform, benzene, hot alcohol, ether, etc. So अगर आप इसी लिपिड को किसी एसीटोन में, किसी क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, हॉट अल्कोहल में, ईथर में मिक्स हो तो वो क्या होगा, आराम से मिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इज कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. अब आते हैं कि अगर हम लिपिड को ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, अब वो टाइप किस किस के बेसिस पे कि उनमें सिंगल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है एक्सेट्रा. सो दे आर डिवाइडेड इन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं. सो द फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड. अब देखो, सबसे पहले इसके फॉर्मूला की बात करते हैं. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2nO2. ओके, क्लियर. अब यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितने भी कार्बन है. अब सपोज कार्बन का नंबर है 2, मीन्स 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या C2H4O2. 4 इसलिए बनेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4. ठीक है, समझ आया. अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं में सब प्रेजेंट होता है, ना कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. थर्ड थिंग इज दैट कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, कि जो हमारी बॉडी होती है, मींस एनिमल बॉडी होती है, वो इन फैटी एसिड को खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है. उसको लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमको स्पिनच खानी है, कॉलीफ्लावर खाना है, रेडिश खानी है, कैरेट खाना है, पी खानी है क्योंकि हमको सैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए. नहीं, हमारी बॉडी इन सैचुरेटेड फैटी एसिड को खुद ही सिंथेसाइज कर लेगी. इसीलिए इनको नॉन असेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, कि हमको अलग से असेंशियल नहीं है इसको इनटेक करने की. क्लियर. अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं. एग्जांपल जैसे अगर हम घर की बात करें तो जो घी होता है, बटर होता है, वो भी फैटी एसिड में आ जाता है. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर वो रूम टेम्परेचर पर रखा रहता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है. तो ये भी क्या हो गई, सैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रॉपर्टी हो गई कि जो होते हैं लिपिड में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो मोस्टली कैसी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं एट रूम टेम्परेचर. अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो दी अदर एग्जांपल्स इज पाल्मिटिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड में जो कार्बन का नंबर होता है वो होता है 16 होता है. हमने अभी फॉर्मूला पढ़कर आए थे, फॉर्मूला क्या था? CnH2nO2. उसी फॉर्मूला में हम n की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं? 16 पुट कर देते हैं. तो क्या बन जाएगा? C16H32O2. ठीक है, समझ आया. C पे 16 हो गया, H 16 इंटू 2 दैट इज 32O2. क्लियर. अब क्या बनाते हैं? इसकी एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं. जब हम इसकी स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो कैसे बनेगी? ठीक है, एक चीज याद रखना, हम नॉर्मली क्या लेंगे? CH3 CH2, ठीक है, COO. अब देखो यहाँ पे 16 कार्बन है, एक कार्बन पहले से यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे पहले से है, एक कार्बन यहाँ पे पहले से है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 14 कर देंगे. तो 14, ये कितने हो गए? इसका मतलब C कितने हो गए? 14 हो गए. तो 14 15 16, तो 14 15 और 6 हो गए ना पूरे 16 कार्बन. तो हम ऐसे करके इसकी एक स्ट्रेट चेन बना सकते हैं. ठीक है, ये कुछ और थोड़ी है, देखो सारी चीजें एकदम सेम है. ठीक है, 16 कार्बन हो गए, H कितने होने चाहिए? 32 होने चाहिए. तो H2 14 इंटू 2 कितने हो गए? ठीक है, प्लस 2H और यहाँ पे सॉरी एक H यहाँ पे हो, H यहाँ पे हो गए, तो कंप्लीट 32H हो गए. O कितने हैं? 2 ही है. ठीक है, ये तो O हो गए. समझ आया ना. तो आप ऐसे करके स्ट्रेट चेन बना सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम है हम स्टेरिक एसिड का. स्टेरिक एसिड में जो N की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 18 होती है. इट मींस कि 18 कार्बन है. अब हम इसका फॉर्मूला इसका
अब हम क्या देखते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन की प्लेस पे क्या रख देंगे, 18 रख देंगे। तो C18H6O2। क्लियर। इसकी भी क्या बना लेते हैं, स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। तो वही CH3CH2, ठीक है, OOH। अब क्या करते हैं, जितने भी कार्बन होते हैं उनमें से 2 हटा दो। 18 है तो हम यहाँ पे 16 तो कार्बन ये हो गए, प्लस 17 प्लस 18, ऐसे करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एरेकिडिक एसिड। ठीक है, एरेकिडिक एसिड में कार्बन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 मींस N इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बना सकते हो, CnH2nO2, इसमें N की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, C20H40 एंड O2। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रेट चेन बनाए तो हम स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं। कैसे बन जाएगी इसकी स्ट्रेट, CH3CH2COOH। मैंने बताया था ना, -2 कर दो तो कितने हैं, 20 है, इधर 18, तो 18 कार्बन ये हो गए 19 प्लस 20। ठीक है, अब आप ऐसे किसी की भी स्ट्रेट चेन बना सकते हो, फॉर्मूला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2xO2, whereas n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड x इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, की इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज ऑलिक एसिड। ठीक है, ऑलिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो है 18, वेयर एज डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लिनोलिक एसिड जिसमें कार्बन नंबर वही 18 है, बट यहाँ पे डिफरेंस किसमें आया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में आया। ओलिक में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, 1 था, बट लिनोलिक में कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, लिनोलेनिक, इसमें भी वही 18 कार्बन है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट इज एरेक्डोनिक जिसमें 20 कार्बन है एंड डबल बॉन्ड कितने हैं, 4 है। इतना क्लियर। अब देखो जो ऑलिक होता है उसको हम मूफा बोलते हैं, मूफा, MUFA। मूफा की फुल फॉर्म होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इट मींस कि इसमें मोनो मींस 1, तो इसमें क्या है, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए किसमें आ जाएगा, मूफा, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बट बाकी देखो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, पूफा में आ जाएंगे। पूफा की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली मींस मैनी, एक से ज्यादा जितने भी हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो पॉली में आ जाएंगे। तो बाकी सब किसमें आ गए, पॉली में आ गए, दैट इज पूफा। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो असेंशियल फैटी एसिड होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इट इज असेंशियल टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, मींस कि हमें अपनी डाइट से इन नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड को लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया इतना। एक्सेप्ट मूफा, मूफा हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बट ऑल द पूफा इज असेंशियली टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। हमने लिपिड को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, दैट इज सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड एंड ड्राइव्ड लिपिड। क्लियर। सिंपल लिपिड किसकी बनी होती है, मींस कैसे बनती है, तो वो बनती है जब हम फैटी एसिड में अल्कोहल को मिक्स कर दें तो वो कैसा लिपिड बन जाएगा, सिंपल लिपिड बन जाएगा। अगर हम फैटी एसिड में अल्कोहल मिक्स कर दे तो वो क्या बन जाता है, फैट बन जाता है। क्लियर। अब आते हैं कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट में फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल क्या हो गया, फैट हो गया, तो सीधे सीधे बोल दो कि अगर फैट में अगर कोई मैं और ग्रुप ऐड कर दूं, लाइक नाइट्रोजनस ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप, कोई भी ग्रुप में ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट लिपिड बन जाएगा। क्लियर। द थर्ड इज ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड में क्या होता है कि ना ही वो फैटी एसिड का बना है, ना ही उसमें कोई अल्कोहल है, बस क्या है, लिपिड वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए हम उसको ड्राइव्ड लिपिड में ले लेते हैं। क्लियर। इतने में कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल शुगर। तो हमने क्या देखा था कि फैटी एसिड में अगर मैं अल्कोहल मिक्स कर दूं तो क्या बन जाता है, फैट बन जाता है, तो वही क्या है, सिंपल शुगर है। तो मैंने क्या किया,
अल्कोहल लिया एंड फैटी एसिड लिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अब देखो इनको मैं खोल देती हूँ। अब देखो COOH है ना, तो O डबल बॉन्ड O और एक OH मैंने इधर लिख लिया और ये आ गया R। ठीक है, ROH भी लिख लिया, बस इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन होगी तो इसका OH फैटी एसिड का और अल्कोहल का H आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बन गया, H2O बन गया। वो H2O तो बाहर निकल जाएगा। अब इधर क्या रह गया, इधर तो O रह गया ना, तो O क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा, एक ही बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। सो अगर क्वेश्चन आता है कि सिंपल लिपिड में या फिर लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताओगे, ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझ आया कैसे बना, कैसे रिएक्शन हुई फैटी एसिड और अल्कोहल में। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो सिंपल लिपिड है इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड। अब देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बना है। हमें इतना तो पता है कि फैटी एसिड और अगर मैं अल्कोहल को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, सिंपल शुगर मिल जाएगा। अब ये थोड़ी है कि एक ही फैटी एसिड होना चाहिए, एक ही अल्कोहल। अब वो उस हिसाब से जितने फैटी एसिड होंगे, जितने अल्कोहल होंगे, उस हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंपल लिपिड्स बन जाएंगे। सो द फर्स्ट इज ट्राइग्लिसराइड। अब देख लेते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड बना कैसे है। तो सबसे पहले 3 फैटी एसिड होते हैं। तो पहला फैटी एसिड ये हो गया, ठीक है, दूसरा फैटी एसिड ये हो गया, तीसरा फैटी एसिड ये हो गया। उसको मैंने किससे रिएक्शन करवाया, एक ग्लिसरॉल से। ये क्या बन गया, मेरा ग्लिस है। समझ आया, 3 फैटी एसिड रिएक्शन करेंगे 1 ग्लिसरॉल से। अब देखो कैसे रिएक्शन करेंगे। हमें पता है क्या बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। तो देखते हैं कैसे बन रहे हैं। ये देखो ये ऐसे बना ट्राइग्लिसराइड। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो CH2OH था, ठीक है, CH2OH, हमें पता है इसमें से H निकल जाएगा और इसका क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। वाटर का एलिमिनेशन हो गया, O और C के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। समझ आया, तो ये बॉन्ड बन गया। सेम ऐसे ही बाकियों में होगा। तो यहाँ भी क्या हुआ, CO के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, इधर भी COH के बीच में बॉन्ड बन गया और क्या बन गया, हमारा ट्राइग्लिसराइड बन गया। क्लियर, आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है वैक्स। वैक्स में क्या होता है, एक ही फैटी एसिड होता है और एक ही अल्कोहल होता है। जैसे वी वैक्स हो गए, जो मधुमक्खी होती है उससे जो हमें वैक्स मिलता है वो बी वैक्स होता है। तो वो किसका बना होता है, पाल्मिटिक एसिड का बना होता है, दिस इज द टाइप ऑफ फैटी एसिड। एंड मेरिसाइल अल्कोहल का बना होता है, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अल्कोहल। सो पाल्मिटिक एसिड और मेरिसाइल अल्कोहल का जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बी वैक्स बनता है। क्लियर। जो ईयर वैक्स होता है, आप कान में से निकालते रहते हो ना, हर 2 से 3 वीक में आप कुछ कुछ निकलता है, तो वही क्या होता है, ईयर वैक्स होता है। तो ईयर वैक्स किसका बना होता है, वो बना होता है सेरियोमेन। तो एक्चुअल में जो ईयर वैक्स होता है वो क्या होता है, सेरियोमेन होता है। उसके अलावा और वैक्स के एग्जाम्पल हो गए, जैसे लेनोलिन हो गया, वैक्स टी हो गया। क्लियर, सो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लियर। एंड द वैक्स इज मेड अप ऑफ 1 फैटी एसिड एंड 1 अल्कोहल। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट लिपिड। हमें पता है कि जो कॉन्जुगेट लिपिड है वो किसका बना हुआ है, फैट प्लस अदर ग्रुप। या तो मैं फैट प्लस अदर ग्रुप बोल दूं, या फिर मैं फैट को भी तोड़ के क्या बोल दूं, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप। सो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड को देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट कंजुगेट लिपिड। ठीक है, अब देखो ये फॉस्फोलिपिड बना कैसे होता है। इस फॉस्फोलिपिड में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड के, प्लस ग्लिसरॉल होगा, और हमें पता है एक और भी ग्रुप हो सकता है, तो वो क्या हो गया, H3PO4। ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप। क्लियर। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि हमारा क्या बन रहा था यहाँ पे, इधर देखो ट्राइग्लिसराइड बन रहा था। तो ये क्या था, ट्राइग्लिसराइड भी तो यही था ना, 3 फैटी एसिड प्लस 1 अल्कोहल। तो सीधे सीधे बोल दूं कि ट्राइग्लिसराइड में मैं फॉस्फोरस ग्रुप को ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो मैंने वही बना दिया। ठीक है, जो आपको ये ग्रीन से शो हो रहा है ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड किसका बना हुआ है, 3 फैटी एसिड प्लस 1 अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, H3PO4। H3PO4। अब देखो ये बना कैसे। देखो यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, O प्रेजेंट था। तो ये H3PO4 था। जब H3PO4 इसके साथ अटैच हुआ तो इसका एलिमिनेशन हुआ, वाटर का एलिमिनेशन हुआ, और यहाँ पे ये आके
जुड़ गया। ठीक है, समझ आया कैसे ऐड हुआ और बन गया फॉस्फोलिपिड बन गया। इतनी बात क्लियर। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होती है, इसी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि पोलर साइड एंड नॉन पोलर साइड दोनों प्रेजेंट होती हैं, मींस कि दे आर एम्फीपैथिक ट्यूब। अब क्या करते हैं, इसी फॉस्फोलिपिड को मैं क्या करती हूँ, एक सॉल्यूशन में डाल देती हूँ, मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन में डाल देती हूँ, वाटर में डाल देती हूँ। अब वाटर में डालने के बाद क्या होगा, जो फॉस्फोरस वाला साइड है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर की साइड चले जाएगा, एंड जो फैटी एसिड वाली जो चेन है वो नीचे की साइड आ जाएगी, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो कैसा है, पोलर है, एंड जो फैटी एसिड है वो है नॉन पोलर। पोलर क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मींस वाटर लविंग है, इसलिए वो वाटर की साइड आ जाएंगे, और अंदर की साइड क्या आ जाएगी, फैटी एसिड की चेन आ जाएगी, दैट इज नॉन पोलर है। वो नॉन पोलर क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मींस वाटर हीटिंग है, तो वो वाटर के दूर जाएंगे। तो ये चेन अंदर की तरफ आ गई, और ये जो हेड है ये बाहर की साइड रहेगा, मींस तो ये ऐसे ऐसे करके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से ये हेड क्या हो गया, वाटर के आ गया, मतलब वाटर के प्रेजेंस में आ गया, और ये चेन सारी कहाँ पे आ गई, फैटी एसिड की चेन, ये सब अंदर की तरफ आ गई। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। क्लियर, फॉस्फोलिपिड समझ आया। नेक्स्ट आते हैं हम लेसिथिन पे। लेसिथिन, लेसिथिन किसका बना होता है, जो मैंने फॉस्फोलिपिड बनाया था उसी फॉस्फोलिपिड ऐड करूं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ऐड कर दूं, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप भी कौन सा है, कोलिन। कोलिन इज दी नाइट्रोजनस कंटेनिंग ग्रुप। इतना समझ आया। अब ये हमको लेसिथिन कहाँ मिलेगा, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई में टू टाइप्स के सेल रहते हैं, दैट इज टाइप 1 सेल एंड टाइप 2 सेल। तो जो सेल्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेसिथिन प्रेजेंट होता है। उस लेसिथिन का काम होता है कि वो एक सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, अगर ये लेसिथिन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, तो उनको दूर दूर करके, आप समझ आया। अब आ जाते हैं वापस इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखो, इतना तो मेरा क्या था, इतना था मेरा फॉस्फोलिपिड। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ऐड कर दिया, जो क्या है, कोलिन है। समझ आई बात, ठीक है इतने। अब नेक्स्ट आते हैं हम सिफेलिन। सिफेलिन भी लेसिथिन की तरह ही है, वहां पे नाइट्रोजनस कंटेनिंग ग्रुप कौन सा था, कोलिन था, बट यहाँ पे कोलिन ना होके क्या प्रेजेंट है, इथेनोलामाइन प्रेजेंट है। तो वही फॉस्फोलिपिड में मैं कोलिन की जगह क्या ऐड कर दूंगी, इथेनोलामाइन ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, सिफेलिन बन जाएगा। अब ये सिफेलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, एग यॉक में प्रेजेंट होता है, एंड ब्लड प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्फिंगोलिपिड्स। Sphingolipids also similar to lecithin, बट यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह क्या ऐड कर दूंगी, अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसाइन ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, स्फिंगोलिपिड बन जाएगा। क्लियर। अब ये स्फिंगोलिपिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है जो नर्व्स माइलिन शीट बनाते हैं, तो उसी माइलिन शीट में क्या प्रेजेंट होता है, यही स्फिंगोलिपिड। क्लियर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड आप सबको ही पता होगा, ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है, वन फैटी एसिड में मैं क्या मिक्स कर दूं, स्फिंगोलिपिड मिक्स कर दूं प्लस गैलेक्टोज मिक्स कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। अब ये ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है जो ब्रेन का व्हाइट मैटर होता है, ब्रेन में टू टाइप्स के मैटर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर होता है वो थोड़ा बाहर की साइड होता है, व्हाइट मैटर अंदर की साइड होता है, तो वही व्हाइट मैटर में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे टू टाइप्स के लिपिड कंप्लीट हुए, दैट इज सिंपल लिपिड एंड कॉन्जुगेट लिपिड। अब हम थर्ड आते हैं ड्राइव लिपिड पे। सो जो ड्राइव लिपिड होते हैं मैंने डिस्कस किया था कि उनमें ना ही फैटी एसिड है ना ही अल्कोहल है, बट लिपिड वाली प्रॉपर्टीज हैं। तो लिपिड वाली क्या प्रॉपर्टी है इनके पास, कि दैट इज insoluble in water, so all the derived lipid are insoluble in water। यही प्रॉपर्टी कहाँ थी, नॉर्मल लिपिड में थी, यही प्रॉपर्टी क्या है इसमें है, इसलिए हम इसको ड्राइव लिपिड में ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्टेरॉल। स्टेरॉल में एक टाइप आ जाता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। आप सबको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया तो वही क्या है, एक स्टेरॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ड्राइव लिपिड है। उसके अलावा क्रोमोलिपिड, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए ड्राइव लिपिड। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा लिपिड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स पे। नेक्स्ट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन इसके बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड के। चलो रिवाइज कर लेते हैं। लिपिड, लिपिड किसका बना होता है, फैटी एसिड का।
तो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या है, बेसिक यूनिट है प्रोटीन की। यूनिट का मीन्स कि जिससे बना होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड को ही जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो अमाइनो एसिड, ये है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट होता है। मैंने कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि कायरल कार्बन क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कायरल कार्बन क्या होते हैं तो आप मेरी कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो देखते हो। सो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन में एक तरफ क्या अटैच है, COOH, ठीक है। COH कैसा होता है, एसिडिक होता है। दूसरी साइड क्या है, NH2 प्रेजेंट है। इधर H प्रेजेंट है, इधर क्या प्रेजेंट है, R प्रेजेंट है। इतनी बात समझ आई। अब देखो ये COOH एसिड, ये NH2 क्या है, बेसिक है। तो एसिड और बेस मिक्स होके क्या बना लिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो अमाइनो एसिड के एसिडिक ग्रुप भी होता है एंड बेसिक ग्रुप भी होता है। बेसिक बोलो या अल्कलाइन ग्रुप बोलो। आर यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप है। आर की जगह हम कुछ भी पुट करें, अब हम जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा अमाइनो एसिड का टाइप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आर की जगह क्या पुट कर दिया, एच पुट कर दिया। C इधर H आ गया, बाकी सब सेम है। तो कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, वो अमाइनो एसिड कहलाएगा ग्लाइसिन। दैट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर मैं R की जगह क्या पुट कर दूं, CH3 पुट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, अल्कली। अगर मैं R की जगह CH2OH पुट कर दूं तो मेरा कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, दैट इज सेरीन। क्लियर। H पुट किया तो ग्लाइसिन बन गया, CH3 पुट किया तो एल्कलीन बन गया, CH2OH पुट किया तो क्या बन गया, सीरीन बन गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। अब देखो मैंने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। तो उन्हीं बेसिस पे अमाइनो एसिड को डिवाइड किया गया, दैट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। अब देख लेते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब देखो एसिड भी है, बेस भी है, दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। अगर दोनों बराबर बराबर हैं तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड में वही होता है, 1 NH2 होता है, 1 COOH ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लाइसिन आ गया, एलिनिन आ गया, वैलिन आ गया, ये सब न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हो गए। एसिडिक, एसिडिक अमाइनो एसिड का मतलब अगर मैं एसिड ज्यादा कर दूं, बेस है, बेस कम रहेगा बट एसिड ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। अब यहाँ पे बेस तो 1 ही है बट जो एसिडिक है COOH उसका नंबर मैंने बढ़ा दिया। मतलब अगर एक से ज्यादा COOH है बट एक ही NH2 है तो वो कैसा अमाइनो एसिड बन जाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एस्पारेटिक एसिड, सो दे ऑल आर एसिडिक अमाइनो एसिड। थर्ड इज बेसिक अमाइनो। उल्टा कर दो, अब यहाँ पे एसिड तो एक ही है बट अगर मैं बेस बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड कैसा बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। तो वही किया, एक एसिड है बट एक से ज्यादा क्या है, बेस है, तो वो कैसा बन गया, बेसिक अमाइनो एसिड बन गया। फॉर एग्जांपल आर्गिनिन हो गया, हिस्टडीन हो गया, लाइसिन हो गया, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। क्लियर। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। फोर्थ जो टाइप है अमाइनो एसिड का वो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे आर, आर अभी तक हमने देखा था जैसे आर एच ले लिया था, CH3 ले लिया था, CH2OH ले लिया था। ऐसे ही अगर हम आर कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले ले, एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है, फिनोलिक ग्रुप होता है, मतलब बेंजीन प्रेजेंट होता है, ऊपर क्या होगा, OH होगा। समझ आई बात। तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड प्लेस कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। लाइक ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, phenylamine, they all are the example of aromatic amino acid. Clear. नेक्स्ट इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अगर मैं आर की प्लेस पे कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप रख दूं तो वो कैसा बन जाएगा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सिस्टीन, मिथियोनिन, सो दे ऑल आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। क्लियर। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं कि इस अमाइनो एसिड को मैंने क्या किया, किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, तब क्या होगा। ठीक है, हमें पता है ये कैसी साइड है, ये एसिडिक साइड है, ये बेसिक साइड है। हमें पता है कि एसिड हमेशा क्या करता है, एसिड के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन को लॉस कर सकता है, अपना दान कर सकता है एक हाइड्रोजन। बट बेसिक के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, उस हाइड्रोजन को गेन कर सकता है। मींस एसिड क्या कर सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर सकता है, बट बेसिक क्या करता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज को गेन कर सकता है। ठीक है, तो वही हो रहा है।
अब ये क्या हुआ, जब मैंने सॉल्यूशन में डाला तो सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या हुआ कि जो एसिडिक था मतलब COOH था, उसने क्या कर दिया, अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया, और NH2 था उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन गेन कर लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे COO बन जाएगा, COO नेगेटिव, क्योंकि इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन लॉस कर दिया, इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया, तो गेन करने की वजह से क्या हुआ, NH3 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब इन पे देखो चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इधर CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। तो ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं उसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। समझ आया, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों है उसको क्या बोलेंगे, ज़्विटर आयन बोलेंगे। क्लियर, क्लियर कि अगर हम अमाइनो एसिड को सॉल्यूशन में डालें तो वो क्या बना लेते हैं, ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं अमाइनो एसिड को भी डिवाइड किया है असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड के बेसिस पे। हमने फैटी एसिड में पढ़ा था, फैटी एसिड में असेंशियल फैटी एसिड नॉन असेंशियल फैटी एसिड देखे थे, सेम ऐसे ही अमाइनो एसिड में भी होते हैं। देखो, असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसको हमें बाहर से लेना है, अपनी डाइट से लेना है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे, असेंशियल अमाइनो एसिड बोलेंगे। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड मींस कि उसको बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी उसको खुद ही बना लेगी, खुद ही सिंथेसाइज कर लेगी, तो वो किस में आ जाएंगे, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाएंगे। अब देखो, जो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो चिल्ड्रन में 10 होते हैं, एडल्ट में 8 होते हैं। क्यों, क्योंकि बचपन में क्या होता है, बचपन में हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती 2 अमाइनो एसिड, तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी उन 2 अमाइनो एसिड को खुद ही सिंथेसाइज करने लगती है। अब मेन चीज यहाँ पे आती है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वो है कि असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड को याद करना। तो हम उसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप कैसे याद कर सकते हो, पीवीटी किसके लिए यूज करते हैं, प्राइवेट के लिए यूज करते हैं, तो प्राइवेट टिम हिल। ठीक है, प्राइवेट टिम हिल याद रखना। तो पीवीटी टिम, TIM टिम, हिल में आई साथ में आ जाएगा, HI और LL। ठीक है, पी स्टैंड फॉर फिनाइलामाइन, V वैलिन, T थीरोनाइन। अब दूसरा टी आ गया, ट्रिप्टोफैन, आई आइसोल्यूसिन, M मिथायोनिन, HI था तो हिस्टडीन हो गया, L ल्यूसिन और दूसरा L लाइसिन। क्लियर, तो P फिनाइलामाइन, वैलाइन, थीरोनाइन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, हिस्टडीन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड की भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकिंग पजामा शॉपिंग की। ऑलमोस्ट जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो एकदम क्रेजी हो जाती हैं जब वो पजामा शॉपिंग करती हैं, तो इससे आप याद कर सकते हो। तो हम इसमें सब में फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है वो ले लेते हैं। ए क्या है, एलेनिन, दूसरा ए क्या है, एस्परजीन। जी फॉर ग्लूटामेट, दूसरा जी फॉर ग्लूटामीन। सी सिस्टीन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ट्रायोसिन। ठीक है, प्रोलीन, पजामा का P, प्रोलीन एंड शॉपिंग का S, सीरीन। याद हो गया, एलेनिन, एस्परजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ट्राइसिन एंड प्रोलीन, सीरीन। क्लियर, ठीक है, ये हो गए असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कि प्रोटीन। अब हमने ये तो अभी हम पढ़ते हुए आते कि अमाइनो एसिड को मिला दें तो प्रोटीन बन जाता है, अमाइनो एसिड आती है यूनिट ऑफ प्रोटीन। कैसे मिलेंगे ये, कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच, तो वो सारी चीजें देख लेते हैं। ये क्या हो गया, पहला अमाइनो एसिड हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। जब हमने इसमें रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, पास NH2 था, NH2 को मैंने HNH लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर का H इधर का OH आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, पानी बना लिया, डेट इज H2O। उस H2O को क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, और इधर क्या रह गया, NH रह गया। इस NH और CO के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और इस
बॉन्ड बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। सो ऑल द बॉन्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, लिपिड में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, सो याद कर लेना सब लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म में रहते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सीधे सीधे एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से अटैच है, तो एक लीनियर चेन बना लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक लीनियर चेन दिख रही है, लाइन से एक एक करके अटैच है, तो ये क्या हो गए, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गए। अब इसमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमाइनो एसिड कनेक्ट है एक लीनियर चेन में, ठीक है। अब क्या होता है, इन अमाइनो एसिड की स्पेसिफिसिटी तो होती है कि अलग अलग अमाइनो एसिड ने मिलके कोई अलग टाइप का प्रोटीन बना लिया, उन अमाइनो एसिड ने मिलके कोई और प्रोटीन बना लिया, तो स्पेसिफिसिटी तो है बट फंक्शनैलिटी नहीं है। मींस वो फंक्शन में नहीं आ सकते, काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे हैव स्पेसिफिसिटी बट नॉट हैव फंक्शनैलिटी। क्लियर। लास्ट पॉइंट है कि इनमें एक एन टर्मिनल भी मिलेगा, एक COOH, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक COOH तो रह ही गया ना अकेला, और यहाँ पे क्या रह गया, NH2 रह गया, तो यहाँ पे एक टर्मिनल भी मिल जाएगा और एक COOH टर्मिनल भी मिल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है, ये जो अल्फा हेलिक्स होता है ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से अमाइनो, जैसे यहाँ क्या है लाइन से, ये जैसे अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या हो गया, इन अमाइनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, बट उसके साथ साथ एंड फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में भी बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये अंदर ही अंदर बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए इनको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। समझ आई इतनी बात। अब अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रोटीन में होता है, जैसे अल्फा केराटिन हो गया, एक्टिन हो गया, इन सब में क्या देखा जाएगा, अल्फा हेलिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज बीटा प्लेटेड शीट्स। अब बीटा प्लेटेड शीट्स, ये हो गई बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। इनमें भी क्या देखा जाएगा, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग देखी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए अमाइनो एसिड, ये एक चेन, ये हो गई अमाइनो एसिड की, एक ये चेन हो गई, एक ये चेन हो गई। अब ये चेन आपस में कैसे कनेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। समझ आया। अब जैसे एग्जांपल हो गया फिब्रोइन। ये जो फिब्रोइन होते हैं ये रेप्टाइल्स के स्केल, जैसे अगर आप क्रोकोडाइल देखो तो क्रोकोडाइल के ऊपर स्केल्स ऐसा उठा उठा सा कुछ प्रेजेंट होता है ना, वो स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स किसके बने हैं, फिब्रोइन के बने हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स में क्या होगा, ट्रिपल का मतलब 3, हेलिक्स मतलब पता ही है हेलिकल, तो इसमें क्या देखे जाएंगे, 3 हेलिक्स देखे जाएंगे। तो फर्स्ट हेलिक्स, सेकंड हेलिक्स, थर्ड हेलिक्स। समझ आया। अब ये हेलिक्स हैं, ये हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड तो बना ही रहे, अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच है, बट उसके साथ साथ ये ऑब्लिक इन तीनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा, ऑब्लिकली बना रहे हैं, तो ऑब्लिकली हाइड्रोजन बॉन्ड करके ये तीनों हेलिक्स आपस में कनेक्ट है। अब वही बात आ जाती है कि ये मिलेंगे कहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल हो गया कोलेजन। कोलेजन पता है कि होल एनिमल किंगडम में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है, यही कोलेजन है। हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, और भी एनिमल्स ले लो, जगह जगह कोलेजन प्रेजेंट होता है। क्लियर। सो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, सो आप क्या बताओगे, कोलेजन। बट नॉट इन द होल बायोस्फीयर। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, तो आप क्या बताओगे, रूबिस्को। क्लियर। क्या बताओगे, रूबिस्को। अब रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, डेट इज राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेटेट कार्बोक्सिलेज। समझ आया। रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है पूरे बायोस्फीयर में बताओ कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, तो क्या बताओगे, रूबिस्को। अगर पूछा जाए कि होल एनिमल किंगडम में बताओ, तो क्या बताओगे, कोलेजन। क्लियर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे।
टर्शरी स्ट्रक्चर, अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े थे वो कैसे थे कि फंक्शनल नहीं थे, ठीक है, स्पेसिफिक बट फंक्शनल नहीं थे। ये कैसा है, फंक्शनल भी है स्पेसिफिक के साथ साथ। वैसे तो ये कैसा फॉर्म में रहता है, ऐसे मिक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है, बट क्या होता है अगर मैं इसको खोल के देखूं तो मुझे कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अब देखो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा और भी बहुत सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेंडरवॉल इंटरेक्शन भी प्रेजेंट है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वेंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट सल्फर बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडर वॉल इंटरेक्शन, सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड आयनिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो। सो क्लियर, टर्शियरी स्ट्रक्चर समझ आया। बट अगर ये लीनियर फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में है, तो ये एक्टिव नहीं रहते, ये काम नहीं कर सकते अच्छे से। अगर ये इस ग्लोब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है तभी ये अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, ये एक्टिव है, बट इस केस में क्या है, ये इनएक्टिव है। अब देख लेते हैं और कैसे। सो देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म में कुछ अमाइनो एसिड हैं जो आगे जाके कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है, ये हो गए, सपोज मैंने 5 अमाइनो एसिड बना लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड हैं ये दूर दूर है, तो ये काम नहीं कर सकते। जब ये पास आएंगे, एक साथ आएंगे, तभी ये क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे। अब क्या है, अगर ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में रहा तो ये जितने भी ये अमाइनो एसिड हैं ये क्या आ गए, पास पास आ गए, देखो पास आ गए। अब पास आने की वजह से ये साइट कैसी बन गई, ये एक एक्टिव साइट बन गई, मतलब यहाँ पे कुछ काम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं एंजाइम का, ठीक है, अब बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो कैटालिस्ट होते हैं हमारे जो लिविंग बॉडी में मिलते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम कुछ और नहीं है, कैटालिस्ट ही होते हैं, बट अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको एंजाइम बोल देते हैं। अब जो एंजाइम होती है उसकी एक एक्टिव साइट होती है जहां पे क्या अटैच होता है, एक सबस्ट्रेट आके अटैच करता है। जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो क्या होती है, रिएक्शन होती है। वो एंजाइम क्या करवाते हैं, या तो रिएक्शन को करवाएंगे या रिएक्शन को फास्ट करवाएंगे, ठीक है। तो वही जब ये पास आएंगे अमाइनो एसिड तभी कैसी साइट बनेगी, एक्टिव साइट बनेगी। तो यहाँ पे क्या बन गई, एक एक्टिव साइट बन गई। क्लियर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लिया, टर्शियरी स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इस पे आ जाते हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं होता। जो हमने पढ़े थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। तो दो ग्लोमेरुलर किसके होते हैं, अल्फा के होते हैं, दो बीटा के होते हैं। ये चारों आपस में बाइंड हो जाती हैं, बाइंड होके क्या बना लेते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्योंकि क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब ही होता है 4, तो 4 हो गए, 1 2 3 4। समझ आई इतनी बात। अब देखो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में मिलेगा, इंसुलिन में मिलेगा। मोस्ट स्टेबल प्रोटीन होता है। समझ आ गई बात। अब देखो, अब मैंने अभी बताया था जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की, उन्हीं में क्या बन जाते हैं, आपस में बॉन्ड बन जाते हैं और क्या बन जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आ जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम किसके बने होते हैं, अभी अभी हमने देखा था प्रोटीन के बने हैं। कौन से प्रोटीन के, टर्शियरी प्रोटीन के, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, एंजाइम्स बहुत सारे एंजाइम थे, हर किसी के लिए अलग अलग एंजाइम यूज होता है। अब हर एंजाइम को तो याद करना इतना इजी नहीं है कि अब हम, मुझे कैसे पता चलेगा, सपोज मैंने बोला कि ये सबस्ट्रेट है, इनकी रिएक्शन करवानी है, अब इस एंजाइम से रिएक्शन करवाओ, कैसे पता चलेगा, मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि कौन सा एंजाइम यूज करना है। तो क्या किया मैंने, उन एंजाइम की नेमिंग कर दी कि हर एंजाइम के नाम रख दिए कि इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, जिससे मेरे लिए इजी रहे, बाकी सबके लिए इजी रहे उसको समझना और उसको बताना। तो ये जो नेमिंग की गई थी ये IUB ने की थी। IUB की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स का नामकरण संस्कार किया, उनके क्या रखे, नाम रखे थे, ठीक है। अब देखो एंजाइम की कुछ क्लासेस होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी क्लासेस होती हैं एंजाइम की, तो आप क्या बताओगे, 6 होती हैं। तो टोटल कितनी क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं। तो हम वही 6 क्लासेस को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टेज।
अब नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो वही होता है। सपोज ए है और बी है, ठीक है, इनमें रिएक्शन कराई, तो ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2+ से 3+ हो गया। बट बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बी 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो गया। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इस ऑक्सीडो रिडक्टेज के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे डीहाइड्रोजिनेज, तो डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। जैसे कैटालेज हो गया, परऑक्सीडेज हो गया, सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड इज ट्रांसफ्रेज। ट्रांसफ्रेज नाम से समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो वही होता है। ए पे क्या है, एक्स है, ठीक है, प्लस बी। अब जब रिएक्शन कराई तो ए पे जो एक्स था वो कहां पे शिफ्ट हो गया, बी पे शिफ्ट हो गया। तो ये कौन सा टाइप का एंजाइम हो गया, ट्रांसफ्रेज एंजाइम हो गया। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे ट्रांस अमाइनेज, काइनेज, ट्रांसकीटोलेज। तो ये सब क्या करते हैं, इनके पास कुछ चार्ज होता है, वो किसी और पर ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए कौन सी क्लास में आ जाते हैं, ट्रांसफ्रेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, हाइड्रोलाइज होते हैं वो। तो एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के लिए जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, मतलब कौन सी क्लास में आते हैं, हाइड्रोलेज में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज लाइजी। लाइज में क्या होता है, हाइड्रोलेज में क्या हो रहा था, वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो रही थी, मतलब टूट रहे थे, ये वाटर की एब्सेंस में स्प्लिटिंग करेंगे। समझ आया। जैसे एग्जांपल में आ गए एल्डोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में कहाँ पढ़ा होगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है, सबस्ट्रेट का रीअरेंजमेंट होता है। तो एग्जांपल में क्या आ गए, जैसे फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। क्लियर। नेक्स्ट जो क्लास है वो है लाइगेज। लाइगेज में क्या होता है, लाइगेज में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है। जैसे डीएनए लाइगेज हो गया, रूबिस्को हो गया, ये सब क्या करेंगे, बॉन्ड को बनवाएंगे, आपस में उनको चिपकवाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे। समझ आया। सो ये क्या हो गई, 6 क्लासेस हो गई। अच्छा, इनको लाइन से ही याद करना कि आइसोमरेज होती है वो कौन सा क्लास नंबर है, 5 क्लास नंबर है। लाइगेसेस है वो कौन सा क्लास नंबर है, 6 क्लास नंबर है। क्लियर। तो लाइन से ही इनको याद करना है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम पे। सो 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, दैट इज सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेट एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं, इन सिंपल एंजाइम में केवल प्रोटीन का पार्ट प्रेजेंट होगा, उसके अलावा आलतू फालतू की चीजें नहीं होंगी। तो ऐसे एंजाइम कौन से होंगे, सिंपल एंजाइम होंगे। समझ आया। एग्जांपल्स में जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पैप्सिन हो गया, दे ऑल आर सिंपल एंजाइम। अब आ जाते हैं कंजुगेट एंजाइम। कंजुगेट एंजाइम में क्या होगा, प्रोटीन पार्ट तो होगा, उसके अलावा और भी चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसी वजह से कंजुगेट एंजाइम को की क्या प्रेजेंट है, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, दोनों आपस में मिले और कौन सा एंजाइम बना लिया, कंजुगेट एंजाइम बना लिया। तो वही देख लेते हैं। अब जो प्रोटीन पार्ट होता है, उस प्रोटीन पार्ट को हम यहाँ पे प्रोटीन ना बोल के क्या बोलेंगे, एपोजाइम बोलेंगे। ये जो एपोजाइम होते हैं ये उस एंजाइम को एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। स्पेसिफिटी का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट के साथ कोई भी एंजाइम अटैच हो जाएगा, नहीं, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम ही अटैच होगा। तो वो स्पेसिफिसिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, यही एपो एंजाइम प्रेजेंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। ये कोफैक्टर उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि कैसे वो फंक्शन करेंगे। अब देखो कोफैक्टर को भी देख लेते हैं। तो हम कोफैक्टर 2 तरीके के यूज कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर को भी यूज कर सकते हैं, हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे को एंजाइम आ गए और फॉस्फेटिक ग्रुप आ गया। देखो कोएंजाइम्स क्या होते हैं, वो एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट ही है। उस एपोप्रोटीन से या एपोजाइम से क्या रहेगा, लूजली बाउंड रहेगा, वो क्या होंगे, कोएंजाइम होंगे। जैसे विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी क्या करेगा, उस एपोजाइम से लूजली अटैच रहेगा, ठीक है। एनएडी, एनएडीपी, ये सब भी क्या है, कोएंजाइम्स है। नेक्स्ट आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप पे। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, उस एपोजाइम से टाइटली बाउंडेड रहेंगे, टाइटली अटैच रहेंगे। जैसे जो हीम ग्रुप हो गया, तो हीम ग्रुप
इससे कैटालिस्ट से परऑक्सीडेज से अटैच रहता है, सेम वैसे ही। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनऑर्गेनिक, क्या क्या हो सकते हैं कोफैक्टर, मतलब इसका मतलब कोई आयन वगैरह अटैच हो जाएगा। अब देखो Z2+ मतलब जिंक आयन किसके पास अटैच रहता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में Zn2+ अटैच रहेगा। सलाइवरी अमाइलेज में कौन अटैच रहेगा, Cl- क्लोरीन अटैच रहेगा। लाइपेजेस में कौन अटैच रहेगा, कैल्शियम अटैच रहेगा। कार्बोनिक पैप्टिडेज में भी कौन अटैच रहेगा, जिंक अटैच रहेगा। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो एंजाइम्स होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज मेड अप ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि टर्शरी स्ट्रक्चर से ही क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, कि अमाइनो एसिड सारे पास पास आ जा रहे थे, एक्टिव साइट बन जा रही थी, और वो क्या बन जा रहे थे, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट बन जा रही थी। सो दो जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और कौन प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में रहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में। समझ आया, ठीक है। सारे के सारे एंजाइम्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, एक्सेप्ट वन। सो एक्सेप्शन यहाँ पे है राइबोजाइम। जो राइबोजाइम होता है वो आरएनए के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ आया। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम किसी के साथ वर्क कर जाएगा, हर किसी के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। अगर मैं पीएच बहुत ज्यादा कर दूं या बहुत कम कर दूं, मतलब एसिडिक ज्यादा कर दूं या बेसिक ज्यादा कर दूं, तब भी ये एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दूं या टेम्परेचर बहुत कम कर दूं, तब भी ये वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे ही वर्क करते हैं। अब ये एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, सपोज कोई सबस्ट्रेट है, उसकी मुझे क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। अब वो रिएक्शन कैसे होगी, ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। जब एंजाइम, मतलब सपोज ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम, ठीक है। इनकी आपस में क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब इस एंजाइम में क्या आ जाएगा, ये सबस्ट्रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सबस्ट्रेट, तो क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या बनेगा, सबस्ट्रेट क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये क्या बन गया, अब प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये एंजाइम अलग हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ, सबस्ट्रेट और एंजाइम की रिएक्शन कराई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मतलब वहां पे जुड़े जुड़े उन्होंने क्या कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया। तो अभी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट को अलग कर देगा, तो प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। समझ आई बात कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट आते हैं। अब ये एंजाइम करते क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो काम कैटालिस्ट का होता है वही एंजाइम का होता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के रेट को फास्ट करवा देते हैं या रिएक्शन को इनिशिएट करवा देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कोलॉइडल सब्सटेंसेस के होते हैं। अब कोलॉइडल नेचर मतलब कि वो क्या होगा, पानी में दिखेंगे, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और क्या करते हैं, अगर हम लाइट पास कराएंगे तो वो लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। समझ आते, तो कोलाइडल सब्सटेंसेस होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं। समझ आई बात, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिक्स ऑफ एंजाइम, की एंजाइम काम कैसे करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ दिया हुआ है, तो वही ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखो, जो एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, मतलब रिएक्शन कितनी देर में चल रही है। एक तरफ दे रखा है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो क्या होता है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ रिएक्शन कराती हूं, अब क्या किया मैंने, एंजाइम को ऐड नहीं किया। जब मैंने एंजाइम को ऐड नहीं किया तो रिएक्शन तो उतनी देर में हो ही रही थी, बट क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती, मतलब एनर्जी लगभग यहां तक पहुंच गई थी। तो ये जो ब्लू वाला है ग्राफ, ये इंडिकेट कर रहा है कि बिना एंजाइम के रिएक्शन हो रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट को एंजाइम से मिक्स करवा दे, उसके बाद रिएक्शन करवाई। अब हो तो रही है रिएक्शन, बट क्या हो रहा है, कम एनर्जी में ही फास्ट रिएक्शन हो जा रही है। तो देखो क्या हो रहा है, इस केस में ये पिंक वाला जो शो कर रहा है ये है एंजाइम के केस में। तो यहाँ पे देखो बस इतनी एनर्जी यूज हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी कम यूज हो रही है। तो समझ आया कि क्या होता है कि सबस्ट्रेट अगर मैं बिना एंजाइम के रिएक्ट
करवाऊं, मतलब रिएक्शन करवाऊं, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगती है। देखो यहाँ पे लग रही है ना इतनी। अब अगर एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी कम लगती है। तो यही ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट ने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, बट एंजाइम की प्रेजेंस में कम एनर्जी के साथ बना लिया, कम एनर्जी यूज हुई, बट बिना एंजाइम के ज्यादा एनर्जी यूज हुई। क्लियर, ग्राफ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, कि एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तब भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा, अगर कम कर दिया जाए तब भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा। तो एक क्या होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है। अब एंजाइम के उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। कि सपोज कोई एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर 37 से मैंने ज्यादा कर दिया तब भी वर्क नहीं करेगा, कम कर दिया तब भी वर्क नहीं करेगा, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस उस एंजाइम के लिए क्या हुआ, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ। तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इसको हम ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है वो कितनी है। तो देखो टेम्परेचर बहुत कम है तो भी रिएक्शन नहीं हो रही है, कम है। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तब भी इतनी रिएक्शन नहीं हो रही, बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जितना मुझे जरूरत है, तो उस टेम्परेचर पे क्या हुई, जो रिएक्शन की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इसका मतलब कि अगर हम कम करेंगे टेम्परेचर तो भी नहीं होगी रिएक्शन, अगर हम ज्यादा कर देंगे तब भी नहीं हो रही है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, रिएक्शन होगी। समझ आया ग्राफ का मतलब। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पीएच। सो जनरली क्या होता है, सेल का जो पीएच रहता है वो 7 रहता है, और मेनली जितने भी हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं वो इसी पीएच पे वर्क करते हैं। अगर हम सेल के बाहर एंजाइम के साथ किसी सबस्ट्रेट की रिएक्शन करा रहे हैं तो वो पीएच वेरी कर सकता है, कि मतलब वो 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए। सबसे पहले एग्जांपल लिया सलाइवरी अमाइलेज का, जो ये ब्लू ग्राफ है ये शो कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज की रिएक्शन को, और जो ग्रीन ग्राफ है वो शो कर रहा है पैप्सिन की रिएक्शन को। अब देखो क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज का ऑप्टिमम जो पीएच होता है वो होता है 6.8, कि अगर मैं 6.8 से कम पीएच रखूं तब भी वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा, अगर मैं 6.8 से पीएच बढ़ा दूं तब भी वो वर्क नहीं करेगा। तो देखो क्या था, पीएच यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, कम है, ठीक है, कम है तो भी रिएक्शन नहीं हो रही, कम हो रही है, ज्यादा कर दिया मैंने तब भी रिएक्शन नहीं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब 6.8 पीएच पे रिएक्शन कैसी है, सबसे हाई है। क्लियर। अब पैप्सिन का एग्जांपल ले लेती हूँ। पैप्सिन का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 1.2, तो देखो कम है, 1.2 से कम कर दी तब भी रिएक्शन नहीं हो रही, ज्यादा कर दी तब भी रिएक्शन नहीं हो रही। हाईएस्ट रिएक्शन किस पॉइंट पे हो रही है, ऑप्टिमम पीएच पे हो रही है, डेट इज 1.2। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा कम होगा तब भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर अब सपोज हमने एंजाइम तो भर भर के दे दिया, अब जिसकी रिएक्शन करवानी है वही कम कर दिया तो क्या होगा, तब भी नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन भी बहुत डिपेंड करती है कि सबस्ट्रेट की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब मैंने ये ग्राफ बनाया है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या शो कर रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। इधर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, इधर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर है वही वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज सबस्ट्रेट है 100, ठीक है, एंजाइम भी है 100, तो वो 100 सबस्ट्रेट उन 100 एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अब सबस्ट्रेट क्या है, 50 है, मैंने एंजाइम कितने कर दिए, 100 कर दिए, तो उन 50 के साथ तो मतलब 50 एंजाइम्स थे वो तो उन 50 सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गए, बट बाकी के एंजाइम तो खाली पड़े हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। या फिर सपोज उल्टा कर दो इसका, एंजाइम क्या है मेरे पास लिमिटेड है, अब मैंने सबस्ट्रेट पहले बढ़ाए, सारे सबस्ट्रेट ने उन सारे एंजाइम के साथ बाइंड हो गए, कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब मैं कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ा दूं, एंजाइम तो लिमिटेड ही है ना, अब कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ाने पे क्या ऐसा होगा कि रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, नहीं होगी ना। वही ग्राफ ये शो कर रहा है। अब मैंने क्या किया,
सबस्ट्रेट को बढ़ाना शुरू किया तो रिएक्शन क्या हो रही थी, अब वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे थे, प्रोडक्ट बनाते जा रहे थे और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती रहती। बट क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि सारे सबस्ट्रेट उन सारे एंजाइम के साथ अटैच हो चुके हैं और रिएक्शन हो रही है, हाई है वेलोसिटी। अब मैं आगे कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ा दूं, अब क्या मेरे पास और एंजाइम है उनके साथ जुड़ने के लिए? नहीं ना, अब फालतू है। अब मैं कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ाऊं वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? अब देखो क्या होता है कि हाफ वेलोसिटी पे एक कांस्टेंट होता है, ये जो km है माइकलियस मेंटन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसपे जो वेलोसिटी है वो जस्ट आधी है, तो ये आधी यहाँ पे मतलब यहाँ पे 50 है, तो कितनी सबस्ट्रेट है जिस जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वी मैक्स की हाफ हो जाएगी, तो वो ही क्या होगा, के एम होगा। समझ आया? के एम क्या है, के एम है कि कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की जस्ट आधी हो जाए, वही क्या होगी, के एम होगी। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं एंजाइमेटिक इनहिबिशन। देखो, एंजाइमेटिक इनहिबिशन का मतलब होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अभी तो हम देखते आते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हर टेम्परेचर पे वर्क कर जाएंगे, हर पीएच पे वर्क कर जाएंगे, मैं सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दूं वो रिएक्शन करते ही चले जा रहे हैं, नहीं, बड़े सेंसिटिव है। पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे वर्क करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करेंगे, पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करेंगे। अगर उन एंजाइम के साथ, मतलब मैंने क्या किया, एंजाइम लिया, सबस्ट्रेट लिए, उन दोनों की मैंने रिएक्शन कर रही कि मुझे प्रोडक्ट बना, उसके साथ मैंने कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए कि उन केमिकल की वजह से क्या हो गई, एंजाइम की एक्टिविटी रुक गई, मतलब एंजाइम उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब एंजाइम का क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, रुक गई, शट ऑफ हो गई। समझ आ गया? समझ आ गया? अब देखो, जब प्रोसेस रुक गई, इनहिबिट हो गई, स्टॉप हो गई, उसको क्या बोलेंगे, इनहिबिशन बोलेंगे। जो केमिकल उस एंजाइम की प्रोसेस को रुकवा रहा है, इनहिबिट करवा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। क्लियर? अब देखते हैं टू टाइप्स के क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिशन देखी जाती है। फर्स्ट जो है वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होगा, कॉम्पिटिशन देखा जाएगा। देखो क्या होगा, अब क्या किया, मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में क्या किया, सबस्ट्रेट को डाला, एंजाइम को डाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 50 सबस्ट्रेट लिए, 50 एंजाइम्स लिए, एंड मैंने क्या कर दिया, 50 ही केमिकल्स को डाल दिया। अब केमिकल क्या करेगा, केमिकल और एंजाइम के बीच में, सॉरी, केमिकल और सबस्ट्रेट के बीच में लड़ाई होगी कि मैं जाके एंजाइम के साथ अटैच हूंगा, नहीं मैं जाके एंजाइम के साथ अटैच हूंगा। बट क्या होगा कि सबस्ट्रेट अटैच ना होने के बजाय जो केमिकल्स थे वो उस एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाएंगे। जब एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाएंगे तो अब केमिकल अटैच हो गए उस एंजाइम से, क्या रिएक्शन होगी, सबस्ट्रेट थोड़ी रिएक्ट हुए एंजाइम के साथ, तो वो सबस्ट्रेट की रिएक्शन ही नहीं करवा पाएंगे। जब सबस्ट्रेट की रिएक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ऐसे करके प्रोडक्ट नहीं बनता है। समझ आ गई? बट अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, मतलब मैं बहुत सारे सबस्ट्रेट डाल दूं, ठीक है, तो जब मैं बहुत सारे सबस्ट्रेट डालूंगी तो प्रोबेबिलिटी क्या बढ़े, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई ना कि केमिकल ना जुड़ के अब क्या जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कैसा है, ये एक इरिवर्स, सॉरी, तो ये कैसा है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कि पहले क्या था कि केमिकल डाले थे तो रिएक्शन नहीं हो रही थी क्योंकि वो सारे केमिकल उस एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जा रहे थे। बट अगर मैं सबस्ट्रेट बढ़ा दूं तब तो रिएक्शन होगी ना, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मतलब रिवर्सिबल है ये, ठीक है, समझ आया? अब देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो Km होती है वो कैसी होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब Km क्या था, Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन थी जिसपे
जो V मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो क्या हो जाए, आधी हो जाए। अब मुझे V मैक्सिमम आधी करने के लिए सबस्ट्रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने कम किया तब तो रिएक्शन ही नहीं हो पा रही थी या वेलोसिटी बहुत कम थी, क्योंकि जो केमिकल्स थे वो एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जा रहे थे, रिएक्ट करने की वजह से वो रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, मतलब प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा था। बट अगर मैं सबस्ट्रेट को बढ़ा दूं, मतलब Km को बढ़ा दूं, तब तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब इस केस में Km तो बढ़ेगा, बट Vmax में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कम थी तो Vmax कम था, फिर बढ़ा दिया तो Vmax ज्यादा हो गया, नहीं, Vmax तो उतना ही रहेगा। समझ आया? अब क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो हो गया एंजाइम है सूसिनिक डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम क्या है, सूसिनिक डिहाइड, वैसे इसका सबस्ट्रेट होता है सूसिनिक एसिड, बट यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो है मैलोनिक एसिड। तो वैसे क्या होगा, ये सबस्ट्रेट इस मतलब सूसनिक एसिड इस सूसनिक डिहाइड्रोजिनेस के साथ क्या करेगा, मिलके रिएक्शन करेगा एंड प्रोडक्ट बनाएगा। बट अगर इनहिबिटर दैट इज अगर मैं मैलोनिक एसिड डाल दूं, तो वो मैलोनिक एसिड सूसनिक एसिड को नहीं जुड़ने देगा, खुद जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। अब जब जुड़ेगा, जब सबस्ट्रेट जुड़ा ही नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट अगर मैं सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दूं, तब तो रिएक्शन होगी ना, तब तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। समझ आई बात? सेकंड जो एग्जांपल है वो है कि एंजाइम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। इसका जो सबस्ट्रेट है वो है इथाइल अल्कोहल, बट इसका जो इनहिबिटर है वो है मिथाइल अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट इज एंजाइम है फॉलिक एसिड सिंथेज। सबस्ट्रेट इसका है पावा, डेट इज पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, बट इसका जो इनहिबिटर है वो है सल्फर ड्रग। ये देखा जाता है बैक्टीरिया में। किसमें देखा जाता है, बैक्टीरिया में। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। क्या होता है, बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब क्या होता है कि अगर उसको फॉलिक एसिड मिलता रहेगा तो क्या होगी, रिएक्शन होती रहेगी। अब फॉलिक एसिड को रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब फॉलिक एसिड से ग्रोथ हो, मल्टीप्लीकेशन हो, वो सारी रिएक्शन कराने के लिए इसको एक एंजाइम की जरूरत है, दैट इज फोलिक सिंथेटेज। अब क्या करना है, अगर मुझे बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद करानी है, बैक्टीरिया ग्रोथ को कम करना है, तो मैं क्या करूं, मैं इनहिबिटर डाल दूं उसमें। अब ये सल्फर ड्रग क्या करेगा, इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा तो ये जो सबस्ट्रेट है पावा, ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जब प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो ग्रोथ कैसे होगी, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो अगर हमें बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो हम सल्फर ड्रग्स का यूज करते हैं। वैसे ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज आपको एंजाइम का नाम दे दिया और सबस्ट्रेट का नाम दे दिया, अब पूछा गया कि बताओ इसका इनहिबिटर कौन है, या फिर इस इनहिबिटर कौन से एंजाइम पे वर्क करता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अभी तक क्या चल रहा था, कॉम्पिटिशन चल रहा था, किस किस के बीच, उस केमिकल के बीच, मतलब इनहिबिटर के बीच, और किसके बीच, सबस्ट्रेट के बीच, कि कौन जाके उस एंजाइम से अटैच होगा। बट यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो केमिकल्स हैं, जैसे सपोज ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है ना। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तो क्या करता है इनहिबिटर, इस एक्टिव साइट, ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट पे अटैच ना होके कहीं और अटैच हो गया। सपोज यहाँ पे अटैच हो गया ये इनहिबिटर, और ये यहाँ पे अटैच हो गया सबस्ट्रेट। ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम। तो ये क्या करने देगा कि उसका कंपटीशन नहीं कर रहा है उसके साथ, भाई तुम आराम से होते रहो, तुम्हें जैसे अटैच होना है एंजाइम के साथ तुम वैसे अटैच हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन नहीं करूंगा, मैं बस आराम से कहीं और एंजाइम के पास जाके अटैच हो जाऊंगा। बट इसकी वजह से भी क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। जब तक इनहिबिटर अटैच है, कितना भी सबस्ट्रेट अटैच हो जाए, एंजाइम के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। मतलब कि अब मैं कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो सबस्ट्रेट तो आराम से अटैच हो रहे हैं ना, बट मैं इनको नहीं हटा पाऊंगी। तो ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं इसका मतलब कि मैं Km कितना भी बढ़ा दूं, कोई चेंज आएगा नहीं। तो Km में क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो उसकी वेलोसिटी है, रिएक्शन की वेलोसिटी है, वो डिक्रीज होती चली जा रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है,
क्योंकि ये तो हट नहीं सकते, ये अटैच हैं, ये अटैच हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो क्या हो गई, वी मैक्स डिक्रीज होता जाएगा, के एम में कोई चेंज नहीं आएगा। और कैसी प्रोसेस है ये, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्ड टाइप का जो इनहिबिशन होता है वो होता है फीडबैक इनहिबिशन। इस फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि सपोज प्रोडक्ट अगर बहुत लार्ज अमाउंट में बनने लगे तो वो अपने आप ही निगेटिव फीडबैक डाल देता है। मतलब क्या करेगा, एंजाइम थे, सबस्ट्रेट थे, मिले, रिएक्शन की और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट बना रहे, अब सपोज बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, तो जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, अपनी ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक देगा। जब एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी तो अब प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सो दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। सारे तरह के इनहिबिशन समझ आए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड फीडबैक इनहिबिशन। इसी के साथ हमारा एंजाइम टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो लास्ट टॉपिक पे आते हैं वो आते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसका बना होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। एंड ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है ये किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का बना है। अब आते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना होता है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। तो अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिक्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में। सो डिफरेंस समझ आ गया। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट दोनों आ जाता है, बट न्यूक्लियोसाइड अगर मुझे बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, न्यूक्लियोटाइड में से अगर मैं फॉस्फेट को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, न्यूक्लियोसाइड बचेगा। समझ आया। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है पेंटोस शुगर का और नाइट्रोजनस बेस का। पेंटोस शुगर किस में आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। मैंने बताया भी था वहां पे, मैंने आपको राइबोस डीऑक्सीराइबोस दोनों का स्ट्रक्चर आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट की। तो पेंटोस शुगर में राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस दोनों आ जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस में क्या आ जाता है, प्यूरिन्स आ जाता है एंड पायरिमिडीन्स आ जाता है। प्यूरिन्स भी एडिनाइन और ग्वानिन का बना होता है। वहीं पर पायरिमिडीन किसका बना होता है, साइटोसिन का, यूरेसिल का एंड थाइमिन का। अब देखो क्या होता है, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होता है। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में यूरेसिल होगा। समझ आई बात, समझ आई बात। तो अब देखते हैं डीएनए में क्या है, एडेनिन है, ठीक है, थाइमिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। आरएनए में क्या है, वही एडेनिन है, यूरेसिल है एंड क्या है, साइटोसिन है एंड ग्वानिन है। तो यूरेसिल ने किसको रिप्लेस कर दिया, थाइमिन को रिप्लेस कर दिया। समझ आया। अब देखो कौन कौन आपस में अटैच होते हैं, तो हमें पता है प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में अटैच होते हैं बॉन्ड के थ्रू। अब देखो प्यूरिन और पायरिमिडीन में भी क्या होता है, देखो क्या होता है, जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बट जो साइटोसिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो किसकी बात हो गई, डीएनए की बात हो गई। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में क्या होगा, ए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यू के साथ, यूरेसिल के साथ। कैसा, डबल बॉन्ड। वही सी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जी के साथ। कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये किसकी बात हो गई, आरएनए की बात हो गई। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।